आज हम पढ़ेंगे तिर्यक प्रक्षेप्य। तो हमें सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, दो कंडीशन से हम लगा सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार है, या तो क्षैतिज दिशा में किसी वस्तु को प्रक्षेपित करके या फिर तिर्यक प्रक्षेपित करके। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो आप या तो क्षैतिज प्रक्षेप निकाल सकते हैं या फिर तिर्यक, दोनों में से कोई सा भी, क्योंकि प्रक्षेप का पथ दोनों में परवलय निकलता है। लेकिन यदि क्वेश्चन बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि क्षैतिज दिशा में फेंके गए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, यदि किसी प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तो उसका पथ परवलयाकार होता है, या फिर सिद्ध कीजिए कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो फिर इस कंडीशन में हमें क्षैतिज प्रक्षेप लगाना पड़ेगा। क्षैतिज प्रक्षेप पूछेगा तो तिर्यक प्रक्षेप पूछेगा तो तिर्यक प्रक्षेप से हमें पथ का हमें परवलयाकार बताना है। ठीक है, प्रक्षेप का पथ। और यदि पूछता है सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है तो कोई सा भी। और कंडीशन पूछ सकता है उड्डयन काल के लिए व्यंजक, अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक, क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। तो तीन में से कोई सा भी पूछ सकता है, या फिर केवल परवलयाकार होता है, सिद्ध कीजिए इतना। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन सब कुछ। तो हम पहले देखेंगे तिर्यक प्रक्षेप। तो तिर्यक प्रक्षेप है क्या? तिर्यक प्रक्षेप मीन्स प्रक्षेप क्या होती है? प्रक्षेप होती है कोई वस्तु, उस वस्तु को कैसे फेंकना? तिर्यक मीन्स तिरछा फेंकना, क्षैतिज से थीटा कोण बनाती हुई। जैसे जब हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो फुटबॉल को जब किक करते हैं पैर से, तो वह क्षैतिज से कुछ ना कुछ कोण बनाती हुई ऊपर की ओर उठती है, कुछ ना कुछ कोण बनाती है और ऊपर की ओर जाती है किसी न किसी वेग से। और वह जिस मार्ग का अनुसरण करती है वह मार्ग कैसा होता है? परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है वह मार्ग। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए बना ले ये। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक, अब क्या करना है? तिर्यक प्रक्षेप में जो प्रक्षेप होता है, जो वस्तु होता है, वह क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्षैतिज से थीटा कोण बनाएगा। तो मान लेते हैं इस वस्तु को हमने फेंका इस डायरेक्शन पे, वह क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है तथा उसका प्रारंभिक वेग है u। वस्तु फुटबॉल हो सकती है या फिर गेंद हो सकती है। गेंद भी, क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो बैट्समैन क्या करता है? कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए और बॉल को किक करता है बैट से, और वह बॉल थीटा कोण बनाते हुए कुछ दूरी तय कर जाती है परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करते हुए। तो वस्तु को जब हम फेंकेंगे क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए कुछ ना कुछ वेग से फेंकेंगे, प्रारंभिक वेग u से फेंकेंगे, तो वह वस्तु ऐसे कुछ दूर तक जाती है और फिर ऐसे इस मार्ग का अनुसरण करती है और यहाँ पर आ जाती है। ठीक, ऐसे किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है। तो मान लेते हैं ओरिजिन है, बिंदु O है, और जहाँ पर वस्तु गिरी वह है O डैश। यहाँ पर प्रक्षेप्य गिरी, वस्तु मीन्स प्रक्षेप्य गिरी, वह है O डैश। अब मान लेते हैं कि क्षैतिज दिशा में इस वस्तु का विस्थापन है x। क्षैतिज दिशा में विस्थापन है x, वह x दूरी तय कर रही है क्षैतिज दिशा में, तथा ऊर्ध्वाधर दिशा y में उसका विस्थापन है, अधिकतम ऊंचाई इसकी ये हो जाएगी, उसका विस्थापन ये निकलेगा y। ठीक है, उसका विस्थापन यहाँ पे निकला y। तो क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी है x और ऊर्ध्वाधर में अधिकतम दूरी है y, ये ऊर्ध्वाधर है। अब इस प्रारंभिक वेग u को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, दो घटक में इसको बांटेंगे। तो पहला घटक थीटा की ओर हमेशा क्या बनेगा? थीटा की ओर कॉस, जिधर थीटा है उधर कॉस बनाएगा। तो इधर कौन सा घटक हो जाएगा? u कॉस थीटा, एक्स अक्ष के अनुदिश, और इसकी दिशा किधर हो जाएगी? ऐसे, इस दिशा में। और ऊर्ध्वाधर घटक, अब थीटा जिधर बन रहा है तो थीटा जिस एक्सिस के साथ थीटा कोण बनता है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है, जो उसके लंबवत एक्सिस होता है, उधर बनता है साइन थीटा। तो इधर क्या बन जाएगा? u साइन थीटा, u साइन थीटा। इसका डायरेक्शन इस साइड, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, u कॉस थीटा, u साइन थीटा। ठीक है, बात इतनी समझ आई। अब क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ठीक, तो अब गति देखेंगे हम, चूंकि दो प्रकार की गतियां हैं, एक तो क्षैतिज दिशा में गति देखेंगे और दूसरा देखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में गति। तो पहले चलो क्षैतिज दिशा में देख लेते हैं। तो क्षैतिज दिशा में गति, क्षैतिज दिशा में गति
गति देखेंगे, है ना। तो कौन सा समीकरण लगाएंगे? विस्थापन समीकरण लगाएंगे। विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण क्या है? गति का दूसरा नियम लिख लो यहाँ पे, S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर S क्या है? विस्थापन। तो x क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना है? x है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल u कितना हो जाएगा? प्रारंभिक वेग किसका? x अक्ष पर प्रारंभिक वेग, तो u x t, टाइम तो दोनों के लिए, दोनों एक्सिस के लिए टाइम t ही होगा, प्लस हाफ a मीन्स ax एक्सेलरेशन, त्वरण कहाँ पर? x अक्ष पर, इंटू t, तो t दोनों के लिए t ही है। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए गति निकालें चाहे क्षैतिज दिशा में देखें, दोनों के लिए टाइम t होगा, t स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें हम, तो क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है? विस्थापन तो x है, प्रारंभिक वेग कितना है क्षैतिज दिशा में? ux मीन्स प्रारंभिक वेग है कितना है? चूंकि वेग के दो घटक हमने निकाला, क्षैतिज दिशा का घटक u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर का u sin थीटा। तो क्षैतिज दिशा में क्या हो गया? u cos थीटा, मतलब ux कितना है? u cos थीटा, x अक्ष पर वेग u cos थीटा, और x अक्ष पर हम क्या देख रहे हैं? एक्सेलरेशन भी, त्वरण दिख रहा है ax। तो ax कितना है x अक्ष पर? अब देखें तो वस्तु क्या कर रही है? वस्तु को हमने क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका, मीन्स वस्तु क्षैतिज पर गति नहीं कर रही है, वस्तु ऐसे ऊर्ध्वाधर तल पर गति कर रही है। तो जब x अक्ष पर गति ही नहीं हो रही, तो जब गति ही नहीं है तो वेग भी नहीं होगा, ठीक है। जब गति नहीं है तो वेग नहीं होगा, वेग नहीं होगा तो वेग में परिवर्तन भी नहीं होगा, मीन्स एक्सेलरेशन x अक्ष पर कितना हो जाएगा? 0, त्वरण हो जाएगा 0। इसका मान रख दो यहाँ पे, तो x इक्वल यू एक्स मीन्स u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स, त्वरण कितना है? 0, t स्क्वायर। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म इंटू के फॉर्म पे है, 0 के साथ मल्टीपल है तो 0 हो जाएगा पूरा। तो ये आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, है ना। यहाँ से हम t का मान निकाल सकते हैं, तो t का मान निकालो, तो ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मीन्स x डिवाइड बाई u cos थीटा इक्वल t, या लिख सकते हैं t इक्वल x अपॉन u cos थीटा, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमें निकल गया t का मान, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति देखें, क्षैतिज दिशा में गति से हमें t का मान निकलेगा, क्षैतिज प्रक्षेप में भी और तिर्यक प्रक्षेप में भी। अब देखेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर दिशा में गति, सेकंड है ऊर्ध्वाधर दिशा में गति। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए समीकरण वही लगेगा, कौन सा? सेकेंड इक्वेशन फिर से लिख लो, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कहाँ है यहाँ पे? s क्या है? ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन कितना है? y है, तो y लिखेंगे, y इक्वल u क्या हो जाएगा? u बाई t, तो t ही रहेगा, टाइम दोनों एक्सिस के लिए वही रहेगा t, प्लस हाफ a कितना हो जाएगा? a कितना हो जाएगा? a वाई हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। अब देखें तो वस्तु कैसे गति कर रही है? वस्तु समतल पर गति कर रही है, और जब वस्तु जब ऊपर गति कर रही होती है या तल के ऊपर गति कर रही होती है, एक्सिस के ऊपर गति कर रही होती है, तो वह उस वस्तु पर क्या लगता है? गुरुत्वीय त्वरण लगता है। वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है तो वस्तु पृथ्वी पर पुनः वापस आती है किसी अन्य बिंदु पर, यदि हम उसे थीटा कोण से फेंक रहे हैं तो, और यदि ऊर्ध्वाधर फेंकें तो वहीं पर आ जाएगी। मतलब वस्तु पर हमेशा, जो वस्तु ऊंचाई पर जाती है तो जाते समय भी गुरुत्वीय त्वरण लगता है और वापस आते समय भी गुरुत्वीय त्वरण लगता है। जब जा रही होती है कोई वस्तु तो उस पर कैसा गुरुत्वीय त्वरण लगता है? जब जा रही होती है तो माइनस का, आ रही होती है तो प्लस का गुरुत्वीय त्वरण लगता है ना। तो ए वाई टी स्क्वायर, यहां पे मान रख दो यू वाई का, यू वाई इक्वल कितना है? यू वाई ऊर्ध्वाधर घटक क्या है वेग का? यू वाई यू साइन थीटा, और ए वाई कितना हो जाएगा? ए वाई कैसा हो जाएगा बताओ? यहां से देखो ए वाई, यहां पे एक्सेलरेशन कैसा लगेगा? त्वरण कैसा हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा जी, ऐसा त्वरण हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। अब कैसा लगेगा? माइनस का लगेगा, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण माइनस का लगेगा, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है तो माइनस का गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, ठीक है। अब मान रख दो इसका y इक्वल यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, टी का मान रख दो, टी का मान है x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ
ए वाई कितना है माइनस जी, ए वाई है माइनस जी और टी की वैल्यू है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, u से u कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू एक्स, u से u कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन एक्स। ये प्लस माइनस, माइनस पहले लिख लो, माइनस माइनस हाफ जी, माइनस प्लस माइनस माइनस ये आ गया जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर दोनों के साथ आ जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो x इक्वल ये कितना हो गया टेन थीटा, x पहले लिख लो x इंटू टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा g बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे अलग से लिख लो। ये क्या निकल रहा है y इक्वल, है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हम देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो थीटा है u व थीटा u व g नियतांक हैं, ये क्या है नियतांक, ये नियत होंगे। ठीक है, हम किसी वस्तु को प्रक्षेपित कर रहे हैं कुछ ना कुछ कोण से, तो एक ही बार प्रक्षेपित करना है तो उसका कोण नियत हो गया कि हमने इस कोण से फेंका उसे। दूसरी चीज किस वेग से फेंका ये भी नियत है, और गुरुत्वीय त्वरण भी नियत ही लगना है, तो ये तीनों चीजें नियतांक हो जाएंगी। तो ये वाला टर्म जहाँ थीटा यू जी दिखे वो वाला नियतांक हो जाएगा। तो ये दिख रहा है थीटा मतलब ये नियतांक है, ये जी ये यू ये थीटा मतलब ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, ये वाला इसके साथ जो मल्टीपल है नियतांक हो जाएगा। तो y इक्वल, अब ये नियतांक हो गए तो इसको मान लेते हैं टेन थीटा इक्वल ए है, नियतांक माना टेन थीटा इक्वल ए मान लेते हैं, माना टेन थीटा इक्वल ए व जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल बी, इसको ये मान लिए, इसके प्लेस पे ए भी रख दो, तो y इक्वल हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, ए एक्स माइनस इसकी जगह पे हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो ये एक परवलय का समीकरण है, y इक्वल ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यह एक परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, या किसी प्रक्षेप्य को जब क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक, बात समझ आई। अब देखते हैं उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, तो इसको मिटाते हैं अब। अब निकालो उड्डयन काल के लिए व्यंजक। उड्डयन काल, उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उड्डयन काल क्या है, वस्तु जिस बिंदु से हमने फेंका और जहां पहुंचना है इन दोनों के बीच का जो टाइम है, ठीक, जिस बिंदु से हमने फेंका और जिस बिंदु पर पहुंचना है इन दोनों के जो बीच का समय है वही कहलाता है उड्डयन काल, है ना। मतलब वस्तु कब तक उड़ी, कब तक हवा में रही, इसे कहते हैं हम उड्डयन काल, और उड्डयन काल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उड्डयन काल हमें निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि जो प्रक्षेप है या वस्तु है वह ऊर्ध्वाधर अक्ष पर गति कर रही है, ठीक, या क्षैतिज से ऊपर गति कर रही है, तो मतलब विस्थापन किधर निकालेंगे, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, विस्थापन किधर निकालेंगे, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो वही वाला समीकरण लगा दो, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे वाई हो जाएगा यू टी मतलब यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे टी कैसा हो जाएगा, टी हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल टी, टी कैसा हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर। अब उड्डयन काल में जो विस्थापन है, वाई क्या है, विस्थापन वाई एक्सिस पर, तो हम देखें तो वाई एक्सिस पर विस्थापन कितना है, शून्य है। वाई एक्सिस पर विस्थापन 0 है, क्यों, क्योंकि विस्थापन तो एक्स अक्ष पर हो रहा है, वस्तु ओ से ओ डैश पर आ रही है, वाई अक्ष पर तो केवल गति हो रही है, केवल गति हो रही है, वाई एक्सिस पर परवलयाकार गति हो रही है।
विस्थापन शून्य है y एक्सिस पर, विस्थापन तो x अक्ष पर है, तो y का विस्थापन क्या हो जाएगा 0 इक्वल यू वाई कितना है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस इसको डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं हाफ ए वाई कितना होगा माइनस जी, ए वाई माइनस जी होगा तो माइनस हमने पहले लगा दिया, प्लस माइनस माइनस ये जी और ये हो जाएगा कैपिटल टी का स्क्वायर। अब क्या करो माइनस वाला टर्म इधर ले आओ तो ये इधर आएगा तो बराबर किधर तो प्लस का हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल यू साइन थीटा इंटू टी। अब एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से टी का मान निकालो तो टी इक्वल हो जाएगा क्या, ये 2 डिवाइड में इधर गया तो इंटू में तो 2u साइन थीटा डिवाइड बाई ये जी गुणे में इधर आया तो भाग में, तो ये निकल गया क्या 2u साइन थीटा बाई जी। ये है उड्डयन काल हेतु व्यंजक। ठीक है, अब देखते हैं क्षैतिज परास के लिए। क्षैतिज परास तो उड्डयन काल समझ आया ना। उड्डयन काल के लिए क्या करेंगे, वस्तु कब तक हवा में रही और कब तक हवा में रही तो इसके लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष पर गति देखेंगे, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर विस्थापन समीकरण लगाएंगे y इक्वल एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s हो जाएगा y ऊर्ध्वाधर के लिए। तो उड्डयन काल उसमें भी हम ऊर्ध्वाधर एक्सिस पर विस्थापन से निकाले थे उड्डयन काल। अब आता है क्या क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, क्षैतिज परास तो क्षैतिज परास को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्षैतिज परास है क्या, क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। ये क्षैतिज दिशा है तो इस दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी को हम कहते हैं क्षैतिज परास, है ना। क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी ही क्षैतिज परास है। तो क्षैतिज परास है क्या, तय की गई अधिकतम दूरी। क्षैतिज परास है दूरी, तो दूरी मीन्स R इक्वल दूरी बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणी समय। तो किस पर चाल देखेंगे अब, क्षैतिज परास क्षैतिज दिशा पर, तो चाल मीन्स वेग ux गुणी समय, समय कैसा उड्डयन काल का, क्योंकि वस्तु उड़ते हुए आ रही है। वस्तु कैसे आ रही है, उड़ते हुए, तो कैपिटल टी लगाएंगे, उड्डयन काल का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी बराबर विस्थापन गुणे समय। ठीक है, तो मान रख दो R इक्वल ux कितना हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना। अब यहां पे देखो तो ये क्या दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2u 2 हमने लिख लिया, फिर इस u को 2u स्क्वायर, u इंटू यू स्क्वायर, अच्छा 2 नहीं होगा u स्क्वायर, u इंटू यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया क्या क्षैतिज परास के लिए व्यंजक, ये क्षैतिज परास हेतु व्यंजक। और अधिकतम दूरी के लिए क्षैतिज परास में मान लो क्षैतिज परास है क्या, क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। अब हमें क्षैतिज परास का मान बहुत अधिक चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए, तो एंगल कितना होना चाहिए ये देखने के लिए हम साइन 2 थीटा की वैल्यू रख देते हैं 1। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे कि हम कितने कोण से किसी प्रक्षेप को प्रक्षेपित करें या किसी वस्तु को फेंकें कि वह अधिक से अधिक उसका क्षैतिज विस्थापन हो सके, वह अधिक से अधिक क्षैतिज में दूरी तय कर सके। तो साइन 2 थीटा इक्वल 1, तो साइन 2 थीटा इक्वल 1 मीन्स साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2 थीटा इक्वल क्या बचा 90, तो थीटा इक्वल 90/2 मीन्स 45, तो थीटा का मान कितना रख दें 45 रख दें, तो थीटा मतलब थीटा का मान 45 रखें मीन्स क्षैतिज से हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी प्रक्षेप को प्रक्षेपित करें तो उसका क्षैतिज विस्थापन अधिक होगा, वह अधिक से अधिक क्षैतिज दूरी तय करेगी वह प्रक्षेप या वह वस्तु। तो R इक्वल लिख सकते हैं R मैक्सिमम इक्वल क्या हो जाएगा u स्क्वायर, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 रख दोगे तो u स्क्वायर इंटू 1 मीन्स u स्क्वायर बाई जी, तो R मैक्सिमम क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी। ठीक, ये हो गया क्षैतिज परास। अब देखते हैं क्या इसके बाद अधिकतम ऊंचाई। ठीक, इसको नोट कर लीजिए फिर मिटाते हैं। नोट हो गया
चलो निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। तो ये परीक्षा में जब पूछेगा तो ही लगाना है ना। पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो क्षैतिज प्रक्षेप या तिर्यक प्रक्षेप दो में से कोई भी लगा सकते हो। जब पूछे कि सिद्ध कीजिए कि क्षैतिज प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है या फिर तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो फिर दोनों में से जो पूछेगा उसको लगाना है। और जब पूछा जाएगा कि क्षैतिज परास के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, उड्डयन काल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो ही ज्ञात करना है, अदरवाइज नहीं। तो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या देखेंगे भाई, विस्थापन देखिए। अधिकतम ऊंचाई क्या है, ऊर्ध्वाधर में अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई कहाँ दिखेगी हमें, ऊर्ध्वाधर में। ऊर्ध्वाधर में यहाँ पर हमें मैक्सिमम ऊंचाई दिखेगी, क्योंकि यहाँ से वस्तु ऐसे जाएगी और जब जिस बिंदु से वस्तु वापस आने लगेगी उसी बिंदु पर हम देखेंगे अधिकतम ऊंचाई। तो ऊर्ध्वाधर में अधिकतम ऊंचाई देखेंगे तो कौन सा समीकरण लगाएंगे, अधिकतम ऊंचाई मीन्स विस्थापन ही है, विस्थापन समीकरण लगा दो। तो S इक्वल यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ पे S कितना हो जाएगा, y। S क्या है, y क्या है, y, अच्छा S क्या है, y। अधिकतम ऊंचाई ऊर्ध्वाधर पर y इक्वल u कितना हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ a कितना हो जाएगा, ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मान निकालो यू वाई का, यू वाई और ए वाई का। तो यू वाई का मान कितना आएगा, यहाँ पे यू वाई आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी, और y क्या बन जाएगा, h। y क्या बन जाएगा, h, चूंकि अधिकतम ऊंचाई हमें निकालना है तो y बन जाएगा h, है ना। y इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं h, और ये जो x है वह है r। क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी क्या है, क्षैतिज परास है, तो x को r लिख सकते हैं, उसी तरह y को h लिख सकते हैं। प्लस मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ पे -1/2 ए वाई कितना g, ए वाई g हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ही त्वरण लग रहा है, इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें टी की वैल्यू पता नहीं, तो इक्वेशन गति का पहला समीकरण लगा के हम टी की वैल्यू पता कर लेंगे। तो गति का पहला समीकरण क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी, में हमें टी का मान निकल जाएगा, क्योंकि गति के तीसरे समीकरण में तो टी का मान है ही नहीं। वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, वहाँ तो टी है ही नहीं, तो यहाँ से हम टी का मान निकाल लेंगे। तो किसके लिए निकालेंगे, y के लिए, तो यू वाई ए वाई ऐसा निकालेंगे। तो वी वाई कितना हो जाएगा बताओ, वी वाई कितना होगा, वी वाई मीन्स y अक्ष पर अंतिम वेग। तो अंतिम वेग y अक्ष पर है ही नहीं, क्योंकि वस्तु अंत में x अक्ष पर गिर रही है, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा y अक्ष के लिए 0 इक्वल प्रारंभिक वेग कितना है, यू वाई यू साइन थीटा, और ये माइनस का g, ए वाई कितना है माइनस का g इंटू टी। तो यहाँ से t का मान निकाल लो, तो माइनस जी टी इधर गया तो प्लस का जी टी इक्वल यू साइन थीटा। तो t का मान क्या निकल गया, u साइन थीटा बाई g। तो t के मान को यहाँ पे रख दो, t के मान को यहाँ पे रख दो h पे। तो h इक्वल कितना हो जाएगा, h इक्वल u साइन थीटा इंटू टी का मान u साइन थीटा बाई जी प्लस 1/2 या माइनस का 1/2 और g इंटू टी स्क्वायर मीन्स u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हल करो, तो u इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2, ये g से, अच्छा -1/2 g, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो एक g से एक g कैंसिल, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, g और 2g का आएगा 2g, है ना। अब इसका क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेते तो बनता होगा, है ना, एलसीएम लेते तो बनता ही है। इसका 2 से गुणा हो जाएगा और बाकी ये टर्म वही रहेगा। तो 2 में से एक गया तो एक, मतलब बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी
इसकी वैल्यू h, तो ये अधिकतम ऊंचाई हेतु व्यंजक है। ठीक है, यही है अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। बात समझ आई है ना। अब यदि हमें वेग निकालना है, किसी क्षण पर वेग निकालना है, हालांकि ये आता नहीं है बट थोड़ा सा बता देते हैं। मान लेते हैं कि हमें इस क्षण पर वेग निकालना है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, ये हो जाएगी वेग की दिशा। ठीक, और इसके दो घटक बनेंगे, एक क्षैतिज बनेगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा। क्षैतिज घटक को बोलेंगे Vx, ऊर्ध्वाधर को बोलेंगे Vy। अब ये जो वेग है वह क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाएगा, मान लेते हैं अल्फा कोण बना रहा है, तो ये इसकी दिशा बतलाएगी, वेग की दिशा भी बतलाएगी ये, है ना। इस तरह से हम ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक, तो पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि इसका मान कैसे निकालना है ना। तो ये हो गया Vx और ये हो जाएगा Vy। हालांकि बहुत छोटा बन गया है, इसको ज़रा ऐसे समझो थोड़ी। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे स्पर्श रेखा ऐसे खींची, ये हो गई वेग की दिशा। अब इसका क्षैतिज घटक बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक क्या बनाएगा Ux, Vx, ऊर्ध्वाधर घटक बनाएगा Vy, है ना, क्योंकि क्षैतिज को हम x मानते हैं, ऊर्ध्वाधर को y। तो ये जो वेग है, जो वेग की दिशा है, वेग जो हमने खींची है, तो वेग जो क्षैतिज अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, मान लेते हैं अल्फा कोण बना रहा है, तो जो कोण बनाएगा वेग क्षैतिज अक्ष के साथ, वह हो जाएगी वेग की दिशा। इसके लिए हम यहाँ से इसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं Vx पर, तो यहाँ पे मान निकल जाएगा किसका। अब परिणामी मान निकालो, तो ये हमें कैसा दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कर्ण V मीन्स कर्ण का वर्ग। तो वेग क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग मीन्स V का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है Vx, Vx का वर्ग प्लस आधार क्या है, क्षैतिज अक्ष Vx है, और लंब क्या है Vy, तो Vy का वर्ग। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, और Vx और Vy का मान निकाल के यहाँ पे रख देना है। ठीक, उसी तरह जब हम क्या निकालेंगे कोण, तो कोण tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, मतलब Vy बाई Vx, यहाँ से निकल जाएगा कोण और ये निकल जाएगा परिणामी वेग या वेग का परिमाण। ठीक है ना। तो ये था तिर्यक प्रक्षेप। कल इससे संबंधित और क्षैतिज प्रक्षेप से संबंधित कुछ डेरिवेशन भी हल करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।